नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। कहते हैं कि संघर्षों के पीछे भी एक इतिहास होता है और इतिहास को बदलने के लिए कई कठिन डगर से होकर गुजरना पड़ता है। आज हम आपको एक ऐसे संत की कहानी बताएंगे जिसने संघर्ष से एक नई इबारत लिखी है, जो गुरु शिष्य की परंपरा को तन मन से निभाता है, जिसके लिए गुरु का आदेश ही सब कुछ होता है और जो संन्यास धर्म पालन कर सत्ता के शिखर तक पहुंचता है। आखिर कैसे उत्तराखंड के एक गांव में रहने वाला लड़का गोरखपुर के एक मठ का महंत बन जाता है, रिपोर्ट देखिए। छात्र जीवन से निकलकर संत बनने की कहानी। एक सन्यासी का सत्ता के शिखर तक पहुंचने की कहानी। कैसे एक महंत यूपी का भाग्य विधाता बन गया। एक महंत का राजनीतिक गलियारों से लखनऊ तक पहुंचने की कहानी। कहते हैं कि काल का चक्र जब घूमता है तो बड़े बड़े धनवानों को फकीर बना देता है और फकीरों को अमीरों के सातवें आसमान तक पहुंचा देता है। योगी आदित्यनाथ का वर्तमान संघर्ष का वो उदाहरण है जिसे देखकर किसी के जीवन में परिवर्तन आना संभव है। 1993 में पौड़ी गढ़वाल से 21 साल का एक लड़का घर से नौकरी की बात कहकर निकलता है और फिर सब कुछ त्याग कर संत बन जाता है। आखिर क्या है योगी आदित्यनाथ की खासियत जो उन्हें सबसे अलग बनाता है? आखिर वो कौन सा रास्ता है जिस पर चलकर योगी आदित्यनाथ कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी पार कर लेते हैं? आखिर वो कौन सा मंत्र है जिसके सहारे योगी आदित्यनाथ अपनी बातों और वादों पर अडिग रहते हैं? आज हम आपको बताएंगे एक शिष्य की कहानी जिसके लिए गुरु ही सब कुछ होता है। बताएंगे उस संत की कहानी जिसके लिए समाज का हर एक शख्स परिवार होता है। आज हम आपको बताएंगे एक महंत का राजनेता बनने की कहानी जो अपनी राजनीतिक कार्यकुशलता से सभी को हतप्रभ कर देता है। आपको बताएंगे देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री की कहानी जो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास को बदल देता है। कैसे एक मुख्यमंत्री संकट की घड़ी में खुद को साबित करता है और जिसका डंका सिर्फ भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विश्व में बजता है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पंचूर के रहने वाले अजय विष्ट को शायद इस बात का इल्म नहीं था कि आज वो दोबारा उत्तर प्रदेश की सत्ता पे काबिज होंगे। कौन है ये अजय विष्ट और कैसे बने योगी आदित्यनाथ? इंडिया न्यूज़ आज आपको दिखाएगा कि अजय विष्ट की योगी आदित्यनाथ के सफर की कहानी। योगी आदित्यनाथ की पहचान एक ऐसे शासक के रूप में है जो खुद लगातार जनता के लिए काम करते हैं और जनता ही उनके लिए सब कुछ है। अपने विरोधी पर योगी आदित्यनाथ जमकर प्रहार करते हैं और सरकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उत्तराखंड का अजय सिंह बिष्ट कैसे गोरखपुर पहुंचकर महंत बन जाता है और कैसे अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ बन जाता है, ये रिपोर्ट देखिए। भगवा वस्त्र, चेहरे पर ओजस्वी तेज, भाषा शैली ऐसी कि विरोधी पस्त हो जाएं। किस समाजवाद की बात मुलायम सिंह जी कर रहे हैं? किस संविधान की बात कर रहे हैं? ये समाजवाद है। स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके दो भाई महासचिव हैं, इनका पुत्र प्रदेश अध्यक्ष है। कौन से समाजवाद की बात करते हैं? परिवारवाद की बात करते हैं। बेवकूफ बना रहे देश को, ये केवल देश को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं।
परखर राष्ट्रवाद का नायक, सत्ता के सहारे सेवा भाव करने की छवि, आज यही योगी आदित्यनाथ की पहचान है। लेकिन बचपन के दिनों में योगी आदित्यनाथ की पहचान बिल्कुल अलग थी। उत्तराखंड के पौड़ी जिले की पंचूर गांव में आनंद सिंह बिष्ट के घर 5 जून 1972 को अजय सिंह बिष्ट का जन्म हुआ। इस समय मौजूद हूँ यमकेश्वर विधानसभा जो कि पौड़ी जिले से आता है और इंडिया न्यूज पहुंचा है योगी आदित्यनाथ बिष्ट के गांव में। अजय सिंह बिष्ट भी बचपन में एक साधारण बालक की ही तरह थे। पहाड़ पर बसा पंचूर गांव अजय सिंह बिष्ट के शुरुआती दिनों की कई स्मृतियों को समेटे हुए है। यही वो घर है जहां से उनकी बचपन की यादें जुड़ी हैं। यही वो स्कूल है जहां उन्होंने ज्ञान का ककहरा सीखा। यही वो बचपन के साथी भी हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को आगे बढ़ते हुए देखा। फिर 8वीं तक हमारे साथ रहे, मतलब पढ़ने में सबसे दमंग थे, पढ़ने में किसी से कम नहीं थे। वो जो सवाल गुरुजी पूछते थे सबसे आगे उनका जवाब मिलता था। और जो उनका बचपन था वो इसी हमारे उन स्कूल में मेरे से 2 क्लास पीछे थे और उन्होंने यहाँ पर 5वीं तक किया और उसके बाद उन्होंने यहीं पर हमारे मेरी दुकान के सामने जूनियर हाई स्कूल ये दिखाई दे रही यहाँ पर, उन्होंने 6, 7, 8 वहाँ पर किया। उसके बाद वो उन्होंने चमकोट खाली में यहाँ पर वो पढ़ा और उसके अपने पिताजी के पास प्रतापनगर टिहरी में गए वो लोग को, और बहुत अच्छा व्यवहार था। अजय सिंह बिष्ट का परिवार भी गांव में एक साधारण तरीके से जीवन यापन करता था। उसी साधारण परिवार में जन्मा एक बालक जो पहाड़ की परछाइयों से निकलकर देश के सबसे बड़े सूबे का भाग्य विधाता बन गया है। ऐसा विचार ना तो उस वक्त किसी के मन में आया था और ना ही इसके बारे में किसी ने कोरी कल्पना ही की थी। अपने 22 साल की उम्र तक अजय सिंह बिष्ट दुनियादारी में थे, जहां पहाड़ और जंगल उनके दोस्त हुआ करते थे। स्कूलों में जाना एक जुनून हुआ करता था। एक पूरा परिवार था जिस पर अजय सिंह बिष्ट जान न्यौछावर करता था। गांव का वो घर जो अजय सिंह बिष्ट के लिए स्वर्ग से भी ज्यादा प्यारा था। लेकिन फिर एक वक्त आता है। 10वीं पास होते ही अजय सिंह बिष्ट का दाखिला भारत मंदिर इंटर कॉलेज में कराया गया। इसके बाद उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से गणित में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। गढ़वाल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही अजय सिंह बिष्ट अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के लोगों से संपर्क में आते हैं। पर उन्होंने हमारे ठाकर मतलब प्राथमिक विद्यालय ठाकर में उन्होंने पढ़ाई की, जूनियर हाई स्कूल ठाकर में पढ़ाई की और घर के कामों में पूरी रुचि थी और पढ़ने में वो बहुत ही कर्मठ और विद्वान थे। उसके बाद यहाँ से हमने 9वीं 10वीं में चमकोट खाल गए। उसके बाद अपने पिताजी के साथ वो ऋषिकेश या टिहरी गए और वहाँ भी उन्होंने मतलब अच्छी पठन किया। और आज जिस जगह पर वो हैं उस जगह के लिए हम तो मतलब है कि कल्पना भी नहीं कर सकते। जब अजय सिंह बिष्ट यूनिवर्सिटी में राजनीतिक परिचर्चा में हिस्सा ले रहे थे, उस वक्त पूरे देश में राम मंदिर का आंदोलन भी जोर शोर से चल रहा था। 90 के दशक में बीजेपी के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी देश भर में रथ यात्रा कर रहे थे और इस आंदोलन से अजय सिंह बिष्ट भी जुड़ गए। और फिर यहीं से शुरू होती है आनंद सिंह बिष्ट की योगी आदित्यनाथ बनने की कहानी।
देश में राम मंदिर आंदोलन को धार देने के लिए लालकृष्ण आडवाणी सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा पर निकले हुए थे। जगह जगह चौपाल लगाए जा रहे थे, भाषणों का दौर चल रहा था। इस रथ यात्रा में लाखों साधु संत शामिल हो रहे थे। इसी कार्यक्रम में अजय सिंह बिष्ट की मुलाकात गोरक्षनाथ पीठ के महंत अवैधनाथ से होती है और फिर यहीं से शुरू होती है अजय सिंह बिष्ट की योगी आदित्यनाथ बनने की कहानी। 25 सितंबर 1990 को जब लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से रथ यात्रा की शुरुआत की थी तो योजना ये बनाई गई थी कि इस यात्रा में युवाओं को जोड़ा जाए और युवाओं को साथ लाकर इस यात्रा को सफल बनाया जाए। इस यात्रा में युवाओं को जोड़ने के लिए अलग अलग योजना बनाई गई थी। अलग अलग क्षेत्रों में चौपाल का आयोजन किया जा रहा था ताकि राम मंदिर आंदोलन का युवाओं तक साफ साफ और सीधा संदेश पहुंचाया जा सके। राम मंदिर आंदोलन के दौरान अजय सिंह बिष्ट की मुलाकात एक कार्यक्रम के दौरान महंत अवैधनाथ से हुई थी। उत्तराखंड में विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में जब ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ पहुंचते हैं तो योगी आदित्यनाथ के बातों से इतने प्रसन्न होते हैं कि उन्हें गोरखपुर आने का न्योता दे देते हैं। और जब योगी आदित्यनाथ बिना बताए जब गोरखपुर आते हैं तो उस समय वो अजय विष्ट रहते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद वो इस मंदिर और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के बातों से इस कदर प्रेरित होते हैं कि वो जो है संत जो है परंपरा को धारण कर लेते हैं और बन जाते हैं ब्रह्मलीन अवैधनाथ के शिष्य। जिसके बाद धीरे धीरे इस कदर वो उनके दिलों में बसते हैं कि अब वो ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के खास शिष्य बन जाते हैं। पहली मुलाकात में योगी आदित्यनाथ अपने गुरु महंत अवैधनाथ से काफी प्रभावित हुए थे और एक दिन ऐसा वक्त आया जब अजय सिंह बिष्ट ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। घर से निकलते समय योगी आदित्यनाथ ने नौकरी के लिए बाहर जाने की बात कही थी, लेकिन वो महंत अवैधनाथ के पास गोरखपुर आश्रम पहुंच गए। राम मंदिर आंदोलन के साथ साथ अजय सिंह बिष्ट महंत अवैधनाथ के शिष्य बन गए और फिर 15 फरवरी 1994 को महंत अवैधनाथ ने अजय सिंह बिष्ट को दीक्षा दी थी। तभी उनका नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ रख दिया जाता है और फिर यहीं से शुरू होती है अजय सिंह बिष्ट के एक नए जीवन की कहानी। और 1993 में जब ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की थोड़ी तबीयत बिगड़ती है, वो दिल्ली में भर्ती होते हैं। उसी दौरान 1994 में अजय विष्ट को ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ उत्तराधिकारी गोरक्षनाथ मंदिर का बनाते हैं और फिर धीरे धीरे देखते देखते 2014 में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के जाने के बाद योगी आदित्यनाथ को पीठ का उत्तराधिकारी के बाद उन्हें गोरक्ष पीठाधीश्वर बना दिया जाता है। महंत अवैधनाथ के शिष्य बनने के बाद गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ने लगी। अवैधनाथ जिस पीठ के महंत थे उसे गोरखपुर में गुरु गोरक्षनाथ ने स्थापित किया था। गोरक्षनाथ पीठ योगियों के लिए साधना स्थल था, लेकिन समय के साथ ये पीठ गोरखपुर के आसपास के क्षेत्र में जनसेवा और राजनीति का केंद्र बन गया है। महंत दिग्विजयनाथ के बाद महंत अवैधनाथ उत्तराधिकारी बने। महाराज जी ने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तब से वो अनवरत आर्मिक गोरख पीठ की सेवा करते रहे। यही नहीं, क्षेत्र में भी, अन्य जनपदों में भी, संसदीय क्षेत्र के अलावा अन्य जनपदों में भी ये निरंतर भ्रमण करते रहे। सुबह निकल जाते थे, जलपान करके निकल जाते थे, फिर वो शाम को ही 3 बजे 4 बजे आते थे। तो हरमेश जनता में इतनी लोकप्रिय हो गए, जनता स्वयं जहाँ जाते थे उन्हीं पर 1000 की भीड़ बिना बुलाए जाती थी। महंत अवैधनाथ 4 बार सांसद रहे थे, लेकिन जब बात
अवैधनाथ के उत्तराधिकारी चुनने की बारी आई तो फिर चर्चा शुरू हुई कि इस गोरक्षपीठ की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए, क्योंकि गोरक्षपीठ सिर्फ एक पीठ ही नहीं बल्कि इस पीठ से कई जन आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन की भी रणनीति तैयार की जाती थी। इन सभी को देखते हुए महंत अवैधनाथ ने 1998 में योगी आदित्यनाथ की बढ़ती हुई लोकप्रियता और क्षमता को देखकर उन्हें राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया। महाराणा प्रताप कॉलेज के विद्यार्थियों का जो विवाद था, उसमें जिस तरह से वो सड़कों पर आ गए छात्रों के साथ, वो गोरक्षपीठ के महंतों की जो परंपरा थी उससे एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ थी। और न सिर्फ मठ और उसकी परंपरा के, बल्कि ऐसा देखा भी नहीं गया था कि कोई पारंपरिक तौर पर इतने उच्च धार्मिक पीठ पर आदमी बैठा हो, वो इस तरह से सड़कों पर लड़कों की लड़ाई लड़ ले। और शायद इसी चीज़ ने उस समय जनता का ध्यान भी खींचा और उनका ये जो पहला ही जो रोड शो था या पब्लिक अपीयरेंस था, उसमें लोगों को एक नेता की झलक मिली, एक नायक की झलक मिली। महंत अवैधनाथ से दीक्षा लेने के बाद ही योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ के साथ गोरखपुर की समस्याओं में भी दिलचस्पी लेने लगे। इसी बीच साल 1998 में लोकसभा चुनाव आया। योगी आदित्यनाथ ने महंत अवैधनाथ के आदेश पर गोरखपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया। लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को करीब 26,000 वोटों से हराया। 25 साल 11 महीने के योगी आदित्यनाथ लोकसभा पहुंचने वाले सबसे युवा सांसद थे। लेकिन 1998 के बाद 1999 में योगी आदित्यनाथ को फिर लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ सिर्फ 7,000 वोटों से जीत दर्ज कर पाए थे। लगातार 2 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद योगी आदित्यनाथ का कद काफी बढ़ गया था। और फिर यहीं से शुरू होता है योगी आदित्यनाथ का राजनेता के तौर पर एक सफल और निर्णायक राजनीतिक सफर। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता हर दिन बढ़ती जा रही थी। लगातार 2 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के साथ पूर्वांचल के कई जिलों में लोकप्रिय हो गए थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता कई बीजेपी नेताओं को पसंद नहीं आ रही थी। एक तरफ योगी आदित्यनाथ राजनीतिक तौर पर खुद को मजबूत कर रहे थे और साथ ही साथ जनता के दिलों में अपनी जगह बना रहे थे। सभी वर्गों के लोग गोरक्षनाथ पीठ के महंत को अपना सब कुछ मानने लगे थे और इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता सिर्फ गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूर्वांचल तक फैल चुकी थी। लगातार 2 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक तौर पर योगी का कद काफी बढ़ गया था। एक तो योगी आदित्यनाथ महंत अवैधनाथ के राजनीतिक उत्तराधिकारी थे और दूसरा वो लगातार 2 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर चुके थे। लोकसभा चुनाव में जीत के साथ ही योगी आदित्यनाथ का कद गोरखपुर में काफी बढ़ गया था। बात यहां तक आ गई थी कि गोरखपुर में बीजेपी मतलब योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ मतलब बीजेपी। वो संत और राजनीतिक दोनों को एक पटरी पर लेके चलते हैं। गोरखपुर आते हैं तो बिल्कुल वो गोरक्ष पीठाधीश्वर की भूमिका में रहते हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पर जो जनता की डिमांड है, जनता की मांग है, जनता की इच्छा है, उसके अनुसार भी वो जनता से मिलते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। और जब वो सांसद थे करीब, इसके बाद वो गांव में वो एक मतलब महिलाओं के बीच, बच्चों के बीच, बुजुर्गों के बीच तो स्वयं जाकर उनका हाल चाल लेते थे। बहुत लोकप्रिय आज भी हैं वो।
और उनकी लोकप्रियता को कोई भी अभी भी कोई है नहीं उसमें उनके लिए। तो समस्याओं का समाधान कैसे हो वो यहाँ गोरखपुर में भी आते हैं, तो उसके लिए बाकायदा वो जनता दर्शन का कार्यक्रम लगाते हैं। उसमें देखते हैं, सुनते हैं, संबंधित अधिकारियों को वो कार्रवाई के लिए निर्देश भी देते हैं। योगी आदित्यनाथ के बढ़ते कद को देखते हुए यूपी बीजेपी के कई बड़े नेताओं को परेशानी होने लगी। फिर वक्त है साल 2002 का, जब यूपी फिर से विधानसभा चुनाव में जाने को तैयार था। लेकिन इस साल बीजेपी के नेताओं ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और खुलकर उनके विरोध में आ गए। लेकिन योगी आदित्यनाथ का जनाधार गोरखपुर में इतना था कि योगी आदित्यनाथ को विश्वास था कि बीजेपी के बिना उनसे विचार विमर्श किए किसी भी नेता को गोरखपुर सीट से चुनावी मैदान में नहीं उतारेगी। लेकिन जब बीजेपी ने गोरखपुर विधानसभा सीट से शिव प्रताप शुक्ला को टिकट दिया तो ये लड़ाई और आगे बढ़ गई। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर 2002 में राधा मोहन दास अग्रवाल हिंदू महासभा के टिकट पर गोरखपुर शहर से चुनाव लड़े थे। उन्हें योगी आदित्यनाथ का समर्थन मिला और वो बीजेपी प्रत्याशी को हराकर जीत गए। 2002 में यूपी में बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। बीजेपी के नेता इस हार पर विचार विमर्श कर ही रहे थे कि वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला ले लिया था। योगी आदित्यनाथ ने एक नया संगठन बनाने का ऐलान कर दिया, हिंदू युवा वाहिनी। राजनीति में उनका आना, बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीतना और बहुत जल्दी इस निर्णय पर पहुंच जाना कि अगर आपको राजनीति में अपनी बात करनी है तो आपका अपना एक बेस होना चाहिए। इसी धारणा के तहत वो हिंदू युवा वाहिनी गठित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पैरेलल एक सांगठनिक आधार चलाते हैं। एक निर्णायक मौके पर भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए उनको चुनौती देते हैं और उस चुनौती में उसको पराजित करते हैं। ये उनके व्यक्तित्व की वो दृढ़ता है जो खतरनाक स्तर तक जाकर फैसले लेने के लिए भी उनको प्रेरित करती है और जिसका उनको कई बार फायदा मिला। अब योगी आदित्यनाथ की छवि एक हिंदू नेता के तौर पर बन चुकी थी। एक ऐसा नेता जो हिंदुत्व के मुद्दे पर बढ़ चढ़कर आगे आता था और किसी भी मुद्दे पर पुरजोर तरीके से अपना विरोध दर्ज करवाता था। इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ ने 2004 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। योगी आदित्यनाथ अब गोरखपुर में बैठकर पूर्वांचल पर अपना प्रभाव कायम कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ को मऊ और पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी से चुनौती मिल रही थी। हर वर्ग के लोग उनसे जुड़े हुए थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी वर्ग था, किसी भी जाति के सब लोग जहाँ जाते थे वहीं योगी जी आ गए, योगी जी आ गया, छोटे महाराज आ गए। छोटे महाराज के नाम से वो प्रसिद्ध रहे, आते रहे। मुख्तार अंसारी और योगी आदित्यनाथ की अदावत के बीच वक्त आया 2007 का, जब गोरखपुर में दो गुटों के बीच की लड़ाई में पुलिस ने योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार कर लिया। योगी आदित्यनाथ को 11 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। उस समय एक सांसद का 11 दिनों तक जेल में रहना बहुत बड़ी खबर बनी थी। लेकिन 11 दिनों के बाद योगी आदित्यनाथ जेल से छूटकर दिल्ली पहुंचे तो संसद में इस घटना का जिक्र करते हुए रो पड़े। गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हो, वह पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुनकर के आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत
मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे यह अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। You are a very honorable member of the house. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है, तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। यो छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे। क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ पर राजनीति में भेदभाव करने का आरोप लग रहा था। योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष हो रहे थे कि सांसद के तौर पर योगी आदित्यनाथ सिर्फ हिंदू जनमानस के लिए काम करते थे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। योगी आदित्यनाथ सभी आरोपों को दरकिनार कर लगातार गोरखपुर में काम करते जा रहे थे। जनता दरबार में हिंदू मुस्लिम सभी समुदायों के समस्याओं का हल निकाला जा रहा था। डिसीजन लेना, कड़े डिसीजन लेना, इसकी झलक आपको माफिया के संपत्तियों के खिलाफ बुलडोजर चलाने, माफिया के खिलाफ एनकाउंटर की पॉलिसी, ये सारे जो उनके डिसीजंस हैं, इसमें आपको ये दृढ़ता दिखाई देगी। तमाम आरोपों के साथ योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता गोरखपुर समेत पूरे पूर्वांचल में बढ़ती जा रही थी, और समय के साथ साथ योगी आदित्यनाथ एक कद्दावर नेता के रूप में खुद को स्थापित कर चुके थे। तो एक योगी की कहानी आज हम आपको बता रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ चुनाव जीत दर्ज करते जा रहे थे। 2009 तक योगी आदित्यनाथ लगातार 4 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर चुके थे। 2009 के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जीत के रथ पर सवार होकर आते हैं और यूपी समेत पूरे देश में प्रचंड जीत हासिल करते हैं। लोकसभा चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ गोरखपुर और पूर्वांचल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर वक्त आता है 2017 विधानसभा चुनाव का। इसमें किसी को पता नहीं था कि योगी आदित्यनाथ भविष्य में यूपी में मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन जब बीजेपी यूपी में ऐतिहासिक जीत हासिल करती है तो सूबे को संभालने का दारोमदार योगी आदित्यनाथ के हाथों में ही दिया जाता है। योगी आदित्यनाथ 2017 के बाद 2022 में योगी आदित्यनाथ यूपी में वो करके दिखाते हैं जिसकी कल्पना शायद किसी ने सपने में भी नहीं की होगी। – 2009 के लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने जीत दर्ज की थी। लगातार 4 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया था कि वो राजनीति को अच्छे तरीके से समझते हैं और राजनीतिक कुशलता के जरिए विरोधी को परास्त भी कर सकते हैं। वक्त बीतने के साथ योगी आदित्यनाथ लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चर्चा में रहते थे। अपने भाषणों के कारण जनता के बीच योगी आदित्यनाथ को अलग ही पहचान मिली थी। समय का चक्र भी बहुत ही तेजी से घूम रहा था। फिर वक्त आता है 2014 के लोकसभा चुनाव का। देश में नरेंद्र मोदी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। हर तरफ मोदी मोदी की गूंज थी। नरेंद्र मोदी लगातार देश के अलग अलग जिलों में जाकर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी कड़ी में नरेंद्र मोदी गोरखपुर पहुंचे। नरेंद्र मोदी जब गोरखपुर पहुंचे तो वहां जनसैलाब उमड़ा पड़ा था। ये रैली गोरखपुर और आसपास के जिलों में योगी आदित्यनाथ की सियासी कद की कहानियां बयां कर रहा था। फिर धीरे धीरे देखते देखते 2014 में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के जाने के बाद योगी आदित्यनाथ को
गोरक्ष पीठ का उत्तराधिकारी के बाद उन्हें गोरक्ष पीठाधीश्वर बना दिया जाता है। और 1998 में राजनीति में कदम रखने के बाद धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ के सितारे इस कदर बुलंद होते हैं कि आज देखते ही देखते एक बार दोबारा उत्तर प्रदेश की सत्ता पर योगी आदित्यनाथ काबिज हो जाते हैं और योगी आदित्यनाथ अजय विष्ट से योगी आदित्यनाथ बनकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी समेत पूरे देश में प्रचंड जीत हासिल की, लेकिन इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ को एक बड़ा नुकसान हुआ। उनके गुरु महंत अवैधनाथ का निधन हो गया, जिनके आशीर्वाद से योगी आदित्यनाथ ने सन्यासी धर्म का पालन कर रहे थे, जिनकी छाया में योगी आदित्यनाथ ने सब कुछ सीखा था, वो गुरु ही दुनिया छोड़कर चले गए। चौदह सितंबर 2017 को महंत अवैधनाथ को समाधि दी गई। नाथ परंपरा के अनुसार योगी आदित्यनाथ का अगले पीठाधीश्वर के रूप में अभिषेक किया गया। गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का कद और भी बढ़ गया था और उनका राजनीतिक कद भी लखनऊ से दिल्ली तक बढ़ गया था। 2014 में उन्होंने लगातार 5वीं बार लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। – 2014 के बाद वक्त आता है 2017 में यूपी के विधानसभा चुनाव का। योगी आदित्यनाथ फिर से सियासी जमीन पर सक्रिय होते हैं। पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ की धुआंधार रैली शुरू होती है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे को योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में जमकर उछाल रहे थे। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना है। हम सबको इस भाव के साथ एक बार पुनः बढ़ना होगा। क्यों नहीं, कौन ताकत है जो आपको रोक सकता है मंदिर बनाने से? जब ढांचा ढाने से नहीं कोई रोक पाया तो मंदिर बनाने से कौन रोक पाया? अब तो निर्माण होना है। 6 दिसंबर 1992 को जब ढांचा ढहाया गया था, प्रशासन इस बात के लिए चिंतित था कि ईंट कहां जाएगी। देखते ही देखते एक ईंट का टुकड़ा नहीं मिला, बालू का टुकड़ा नहीं मिला। वहां पर सब कार सेवक लेकर के चले गए। अपने अपने आस्था और अपने 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 विश्वास के अनुसार लोगों ने उसका उपयोग किया। लेकिन ये तय नहीं था कि जो योगी आदित्यनाथ अब तक गोरखपुर और पूर्वांचल में अपना प्रभाव दिखा रहे थे, उनको भविष्य में पूरे यूपी का भाग्य विधाता बनना है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 312 सीट जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। लेकिन इस जीत के बाद भी कहीं से भी ऐसे संकेत नहीं मिल रहे थे कि वो यूपी के अगले सीएम हो सकते हैं। लेकिन फिर बीजेपी ने सभी को चौंकाते हुए योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 2017 में शपथ लेने के बाद एक बड़े प्रदेश को संभालना योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी चुनौती थी। बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, माफिया राज, योगी आदित्यनाथ दिन रात मेहनत में लगे रहे। माफिया राज पर उन्होंने जोरदार प्रहार किया और गुंडों के लिए सख्त हिदायत जारी कर दी थी। 1500 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त ही नहीं की बल्कि ध्वस्त भी की। ये राज्य की संपत्ति थी, इन्हीं गरीबों की थी। और हम तो आवास की योजना बना रहे हैं। इन माफियाओं ने जिन जमीनों पर कब्जा करके अपनी हवेली खड़ी की थी, वहीं ध्वस्तीकरण करके गरीबों के आवास बनेंगे। एक गरीब जाएगा वहां पे, एक गरीब रहेगा वहां पे, एक दलित रहेगा वहां पर।
यह है सामाजिक न्याय। इन माफिया और अपराधियों को सिर में ढो करके हमारी सरकार नहीं चली है। इन माफियाओं को ढोने वाले लोग प्रदेश के पूरे परसेप्शन को खराब किया। पहचान का संकट आया था। 2017 से 2022 के बीच योगी आदित्यनाथ ने यूपी में चल रहे सभी मिथक को तोड़ दिया और यूपी में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया। उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। इसलिए यूपी में लगातार जब उन्होंने दूसरी बार बीजेपी को जीत दर्ज दिलाई तो सभी राजनीतिक पंडित भौचक्के रह गए थे। योगी आदित्यनाथ ने अपनी छवि को तोड़ते हुए खुद को एक कुशल शासक के रूप में स्थापित किया। उन्होंने दिखा दिया कि दिन रात मेहनत कर एक प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने ये भी दिखा दिया कि अगर सरकार जनता के लिए काम करती है तो फिर जनता भी भरपूर तरीके से प्यार सरकार पर लुटाती है। लगातार 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ वो कर दिखाया जिसकी कल्पना शायद बीजेपी के नेताओं ने कभी नहीं की होगी। संवाददाता सुशील कुमार, भगवान सिंह और रजनीश पांडे के साथ इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।